लिया। आज की क्लास में हम लोग ने डिस्कस करना है कि चेक की पेमेंट करते हुए आपने किन बातों का ख्याल रखना है, और अगर पेमेंट ठीक नहीं होती, उसमें कोई घपला हो जाता है पेमेंट करते हुए, तो उसमें किन किन लोगों को प्रोटेक्शन हासिल है। प्रोटेक्शन का मतलब किन किन लोगों का नाम नहीं आएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर किसी बैंक को, बेटा मार्कर लेके आओ जरा, यहाँ पे बाहर बैठे हो किसी को कह देना, ठीक है। अगर किसी बैंक की क्रॉसिंग स्पेशल क्रॉसिंग हो, किसी चेक के ऊपर क्रॉसिंग क्या हो, स्पेशल क्रॉसिंग हो। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब क्या था कि दो पैरेलल लाइन लगा के दरमियान में किसी बैंक का नाम लिख दिया जाए कि यही बैंक आके कलेक्ट कर सकता है। अगर उस लाइंस के अंदर एक से ज़्यादा बैंक्स का नाम लिख दिया हो, मिसाल के तौर पर कल वाले एग्जाम्पल में हमने लाइन में लिखा था ABL पढ़ा था। लेट सपोज हमने जब क्रॉसिंग की थी तो यहाँ पे हमने लिखा था ABL, अलाइड बैंक लिमिटेड, जिसका मतलब क्या था, सिर्फ और सिर्फ ABL जो है वही ये चेक रिसीव कर सकता है। लेकिन अगर लिखा हो यहाँ पे ABL और या फिर एंड MCB, तो ये चेक गलत हो जाएगा, आप इसकी पेमेंट नहीं करोगे, क्योंकि क्रॉसिंग स्पेशल क्रॉसिंग में, ठीक है, स्पेशल क्रॉसिंग में सिर्फ और सिर्फ किसी एक बैंक का ही नाम आ सकता है। अगर एक से ज़्यादा बैंक्स का नाम लिखा हो तो हम उस क्रॉसिंग को क्रॉसिंग नहीं मानेंगे। ओके, ये पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पे लिख दीजिए ABL और ABL अपनी स्टैंप लगा के अपने साइन करके यहाँ पे लिख दे MCB। इसका मतलब क्या है कि ABL ने MCB को अपना ऑथराइज्ड पर्सन डिक्लेयर कर दिया। अब MCB जाके क्या कर सकता है, चेक कलेक्ट, अमाउंट कलेक्ट कर सकता है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये बिल्कुल ठीक क्रॉसिंग है और इसकी पेमेंट करनी चाहिए। गॉट इट। देखिए, पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस स्पेशली मोर देन वंस, where the check is crossed specially to more than one banker except when crossed to an agent for collection, the banker to whom it is drawn shall refuse payment thereof. Okay, तो इस चेक की पेमेंट नहीं होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, आजम drawn a check on ABC Bank in favor of Babar. Azam had crossed check specially twice mentioning the name of XYZ Bank and KLM Bank. ABC Bank must refuse the payment of such check. क्लियर। इसके बाद नीचे आ जाइए जनाब, पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक इन ड्यू कोर्स। देखिए जी कि क्रॉस चेक आपके पास आया, जैसी भी क्रॉसिंग थी, लेट सपोज हम कहते हैं जनाब ये जनरल क्रॉसिंग थी। जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है कि आपका चेक जो है वो आपको काउंटर पे कैश नहीं मिलेगा, बल्कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। अब अगर आपका बैंक जिसके नाम पे ये चेक बना है, वो बैंक पेमेंट करता है किसको, अकाउंट होल्डर को, इन अकाउंट, तो हम क्या कहेंगे कि ये पेमेंट उसने क्या कर दी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर दी, कि जो सही मानों में पेमेंट जैसे करनी चाहिए थी वैसे ही हम लोग मान लेंगे कि इसकी पेमेंट हो चुकी है। अच्छा जी, देखिए उसके अलावा मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे क्रॉसिंग में लिखा हो अकाउंट पेई ओनली, और कल हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि चेक अगर किस चीज का हो, चेक किस बंदे का हो, जैन नामी बंदे का हो। चेक किस बंदे का हो, जैन नामी बंदे का चेक हो, और हमारी क्लास में 2 जैन है, ठीक है, और दोनों का नाम आईडी कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लेट सपोज जैन अली लिखा हुआ है। चेक था जैन अली, लेट सपोज अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए जैन अली अहमद कर देते हैं, और एक है जैन अली खान कर देते हैं। चेक था जैन अली अहमद का, लेकिन आईडी कार्ड पे उसका नाम क्या लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ जैन अली। उसको चुरा लिया किसने, जैन अली खान ने। किसने चुरा लिया उसको,
जैन अली खान ने, उसके आईडी कार्ड पे भी नाम क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जैन अली। तो अकाउंट होल्डर, अब जब वो जैन अली अहमद का जो बैंक है वो है एमसीबी और इसका जो बैंक है वो है एचबीएल। ये जनाब एचबीएल में ले गया, चेक था किसका, जैन अली अहमद का, चुराया किसने, जैन अली खान ने, और चेक ले गया एचबीएल में। एचबीएल ने देखा कि जनाब ये इसके ऊपर जैन अली लिखा हुआ है, हमारा अकाउंट होल्डर का चेक है, तो जनाब वो चला गया बैंकर के पास और कहा कि भाई साहब मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए क्योंकि चेक हमारे जैन अली का है। ठीक है, लेट सपोज ये बैंक था, बैंक अल्फला का चेक था ये, तो जैन अली का अकाउंट था एचबीएल में, जैन अली गया एचबीएल में जाके कहा कि सर ये मेरा चेक है, इसको मुझे इन कैश करवा दीजिए। एचबीएल ने देखा, चेक किया, अकाउंट होल्डर का नाम बिल्कुल ठीक है जी, ये चला गया बैंक अल्फला के पास। कौन चला गया, एचबीएल, और जाके कहा कि भाई साहब ये चेक पकड़िए और मेरे अकाउंट पे ही लिखा हुआ है, मेरे अकाउंट होल्डर के अकाउंट में क्या कर दीजिए, पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। ओके, तो वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब दोनों बैंक्स को ये नहीं पता कि ये जैन अली खान है या जैन अली अहमद है। इन्होंने क्या देखा, जैन अली के नाम का चेक है, और दोनों ने पेमेंट क्या कर दी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर दी। ओके, अब अगर लेट सपोज जैन अली अहमद आता है बैंक अल्फला के पास और आके कहता है कि सर वो जो चेक जैन अली का आया था वो मेरा था, तो बैंक अल्फला क्या कहेगा, भाई साहब मुझे तो नहीं पता कि आप कौन और वो कौन है, मुझे जो चेक मिला था एचबीएल की तरफ से मिला था और उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था जैन अली, सिंपल इज दैट। तो मैंने जो पेमेंट की है वो किस में की है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स की है। ओके, देखिएगा, वेयर द बैंकर ऑन whom a cross check is drawn makes a payment in due course। ड्यू कोर्स मतलब सही मानों में। The paying banker and the drawer are entitled to be positioned as if the check had been paid to and received by the true owner thereof। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो बैंक अल्फला और एचबीएल दोनों ये कहेंगे, इस पोजीशन में होंगे कि जैसे पेमेंट बिल्कुल ठीक हुई है, कि जैसे ये चेक किसका था, जैन अली खान का ही चेक था। ठीक है, इसके बाद जनाब कहते हैं जी एग्जांपल देख लेते हैं। काशिफ गेव अ चेक ड्रॉन ऑन एबीसी बैंक ऑफ ₹10,000 टू मुनव्वर विद अकाउंट पे क्रॉसिंग। अनदर पर्सन नेम्ड मुनव्वर हैविंग अकाउंट इन XYZ बैंक stole the check and presented for credit into his account. ABC Bank paid the amount in due course to XYZ Bank. XYZ Bank credited the amount to the credit of fake Munawwar, who then withdrew the amount from his account. ABC Bank as paying banker and Kashif shall be entitled to be positioned as if the check had been paid to true owner, the real Munawwar. Got it? यहाँ तक के मसले मसाइल ऑल क्लियर। अब जैन अली अहमद साहब ना तो बैंक को जाके पकड़ सकते हैं कि भाई साहब आपने गलत पेमेंट की, और ना ही चेक इशू करने वाले को जाके पकड़ सकते हैं कि सर आपने चेक गलत इशू किया, क्योंकि दोनों का नाम जैन अली था। इसके बाद जनाब हम बात कर लेते हैं आउट ऑफ ड्यू कोर्स की। लेट सपोज चेक पे लिखा हुआ था जैन अली, चेक पे क्या लिखा था, जैन अली, लेकिन ये जो बंदा था इसका जहाँ पे एचबीएल में अकाउंट था, अकाउंट होल्डर का नाम था जैन अली खान, जैन अली खान, या फिर इसको हम थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। इसका नाम था अली जैन। अब दोनों नाम मिलते जुलते हैं, जैन अली और अली जैन, ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं। चेक किसके नाम का था, जैन अली। अली जैन ने वो चेक चुरा लिया और एचबीएल में ले गया। अब एचबीएल के बब्बर शेर ने क्या देखा, उसने कहा जी अच्छा जैन अली अली जैन एक ही बात है, उसने जाके बैंक अल्फला को दिया। अब बैंक अल्फला ने भी ख्याल नहीं किया, इसने भी कहा कि जैन अली या अली जैन, अकाउंट होल्डर का नाम अली जैन है, हो सकता है कि नाम इन्होंने आगे पीछे कर दिया, इसने पेमेंट कर दी देखे बगैर। ठीक है, इसने किसी किस्म की वेरिफिकेशन नहीं की। ठीक है, इसमें इसका नेग्लिजेंस था, विलफुल नेग्लिजेंस था, किसने वेरिफिकेशन करने की कोशिश नहीं की। इसने ये नहीं कहा कि भाई साहब अकाउंट होल्डर तो अली जैन है, लेकिन यहाँ पे चेक जैन अली के नाम का है, इसने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और पेमेंट कर दी। अब ये पेमेंट है आउट ऑफ ड्यू कोर्स। ये पेमेंट क्या है, आउट ऑफ ड्यू कोर्स। कि पेमेंट किसकी बनती थी, जैन अली की, लेकिन पेमेंट किसको हो गई, अली जैन को। अब जनाब ये जो बैंक अल्फला है,
इसने ध्यान नहीं दिया था, तो लॉ कहता है कि जनाब ये बैंक अल्फला जो ट्रू ओनर होगा जैन अली, उसको दोबारा पेमेंट करने के लिए लायबल होगा। ओके, देखिए, वेयर द बैंकर ऑन whom a cross check is drawn makes a payment out of due course, the paying banker shall be liable to the true owner of the check for any loss he may sustain owing to the check having been so paid। ठीक है, तो ट्रू ओनर को वो क्या होगा, वो बैंकर लाइबल होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, अदील गेव अ चेक ड्रॉन ऑन KLM बैंक ऑफ ₹10,000 टू कुमैल विद जनरल क्रॉसिंग। द चेक वॉज स्टोलन बाय कामिल। अब कामिल और कुमैल मिलते जुलते नाम है। एंड ही प्रेजेंटेड द चेक ऑन काउंटर ऑफ KLM बैंक फॉर पेमेंट। KLM बैंक पेड द अमाउंट ओवर द काउंटर। एक तो क्रॉसिंग थी, उसने बजाय इसके कि अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता, उसने कैश में पैसा दे दिया। ओवर द काउंटर का मतलब होता है उसी ऊपर उसी टाइम पे पेमेंट कर देना। ठीक है, तो एक तो क्रॉसिंग का भी उसने ध्यान नहीं दिया और ऊपर से उसने कैश में दे दिया, तो ये पेमेंट क्या हो गई, आउट ऑफ ड्यू कोर्स हो गई। दिस इज पेमेंट ऑफ आउट ऑफ ड्यू कोर्स एज द चेक वॉज नॉट पेएबल टू बेरर। चेक पेएबल टू बेरर नहीं था, जिसके नाम का था उसके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या कर दिया, कैश में पैसा दे दिया। KLM बैंक इज लायबल टू कुमैल फॉर द लॉस। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, एग्जाम्पल नंबर 12, उसके बाद नीचे लिखी हुई लाइन पढ़ते हैं। अदील गेव अ चेक ड्रॉन ऑन KLM बैंक ऑफ ₹10,000 टू कुमैल विद अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग। द चेक वॉज स्टोलन बाय कामिल who concealed the crossing in such a way that the check appeared to have never been crossed. Kamil presented the check on counter of KLM bank for payment. KLM bank paid the amount over the counter. Let's suppose क्रॉसिंग हुई थी, उसके रिजल्ट में क्या हुआ, पेमेंट होनी चाहिए थी अकाउंट के अंदर, लेकिन अली जैन बहुत होशियार बंदा है। ठीक है जी, उसने क्या किया जी, उसने कोई ऐसा जुगाड़ लगाया कि क्रॉसिंग उसने ख़त्म कर दी। और ये क्रॉसिंग ख़त्म करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। थोड़ा सा बस इसमें ट्रिक चाहिए। स्कॉच टेप पकड़िए, जहाँ पे क्रॉसिंग की है आपने उसके ऊपर लगाइए, अगर खुद से पेन से क्रॉसिंग की हुई है, और हल्का हल्का सा जहाँ पे लाइन है वहाँ पे स्कॉच टेप के ऊपर लाइन फेर दीजिए, उतार लीजिए, साथ जितनी भी इनको होगी सारी की सारी उतर आएगी, तो क्रॉसिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्रॉसिंग ख़त्म करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप क्रॉसिंग इस तरह से ख़त्म करते हैं कि बैंकर को पता ही ना चले। अब बैंकर के सामने जब चेक प्रेजेंट हुआ तो क्रॉसिंग नहीं थी, अब बैंकर क्या करेगा, भाई, बैंकर पेमेंट करेगा किस तरह से, चेक में, अकाउंट में पेमेंट करेगा या कैश देगा, कैश देगा। ठीक है, क्योंकि इसकी क्रॉसिंग नहीं हुई। तो दरवाजा बंद करके जाना, तो क्रॉसिंग इसकी नहीं हुई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब चेक बेशक क्रॉस इशू हुआ था, लेकिन बैंकर को जब मिला तो बैंकर ने तो देखा कि भाई साहब इसमें क्रॉसिंग नहीं हुई, उसने कोई ऐसा जुगाड़ लगाया था कि क्रॉसिंग खत्म कर दी। अब यहाँ पे बैंकर ने पेमेंट कर दी। अब यहाँ पे बैंकर का विलफुल नेग्लिजेंस नहीं है, बैंकर ने बड़े ध्यान से पेमेंट की है, उसने बड़े ध्यान से देखा है। ठीक है, यहाँ पे उसका नेग्लिजेंस नहीं है, तो इस केस में बैंकर जो है वो ट्रू ओनर का लायबल नहीं होगा। देखिए अब ऊपर पैराग्राफ पढ़ते हैं, कहता जी हाउएवर अ पेइंग बैंकर shall not be responsible if it pays the check in good faith and without negligence where a check is presented for payment which does not appear to be crossed or have had crossing which has been obliterated or altered। मतलब जिसको फॉर्ज कर दिया गया, ऑल्टर कर दिया गया। गॉट इट? भाई साहब चेक बेशक कामिल लेके गया था, उसने कहा सर ये क्रॉसिंग के बगैर वाला चेक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप इसकी कैश में पेमेंट करेंगे। तो कैश में पेमेंट किसकी कर दें आप, जनाब आप कैश में पेमेंट कर दें, दैट्स इट। पीछे साइन कर लेगा एंडोर्समेंट के अपने नाम के। ट्रू ओनर नहीं है, ट्रू ओनर कौन है, जैन अली ही है। लेकिन अली जैन ने क्या किया, अली जैन ने कुछ इस तरह से चेक के साथ मामला किए कि जो क्रॉसिंग थी उसने क्रॉसिंग खत्म करवा ली। अब बैंकर को जाकर उसने चेक प्रेजेंट किया,
ठीक है, पीछे अपने साइन कर लिए होंगे, फोर्ज कर लिया होगा डॉक्यूमेंट को, और जाके बैंकर ने देखा, सारा कुछ देख दूख के कहा कि ठीक है भाई क्रॉसिंग नहीं है, तो ओवर द काउंटर पेमेंट कर देते हैं, यानी कि कैश दे देते हैं। तो बैंकर ने अली जैन को क्या कर दिया, कैश दे दिया। अब यहाँ पे कैश देते हुए बैंकर की गलती नहीं है, क्योंकि क्रॉसिंग खत्म कर दी गई है। ठीक है, अब जो ट्रू ओनर होगा जैन अली, वो बैंकर को आके नहीं पकड़ सकता कि भाई साहब क्रॉसिंग थी और आपने कैश कैसे दे दिया। समझे बात को? इसके बाद भाई साहब अगले पेज पे, प्रोटेक्शन टू द बैंकर इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको थोड़ी देर पहले जैन अली अहमद की और जैन अली खान की, इसमें किन किन बैंकर्स को प्रोटेक्शन हासिल है? सेम एग्जांपल, सेम टर्म है। जैन अली अहमद और जैन अली खान, चेक किसका था जनाब? जैन अली का। इस सिचुएशन में लेट्स सपोज कि जनाब जैसे हमने कहा कि जैन अली खान ने चेक चुरा लिया, इसका अकाउंट था HBL में, ये चेक बना हुआ था बैंक अल्फला का। अब दोनों बैंकर्स को नहीं पता, ना पेइंग बैंकर को ना कलेक्टिंग बैंकर को। कलेक्टिंग बैंकर कौन है? HBL जाएगा बैंक अल्फला के पास और कहेगा कि भाई साहब पेमेंट कर दें, मेरे क्लाइंट को क्या कर दें, पेमेंट कर दें, क्योंकि चेक उसके नाम का आया। कलेक्टिंग बैंक को भी नहीं पता कि जो चेक उनको मिला है वो हकीकत में उसके अकाउंट होल्डर का नहीं है, और ना ही पेइंग बैंकर को पता है कि जिसकी वो पेमेंट कर रहा है वो चेक अकाउंट होल्डर के नाम पे नहीं आया। अकाउंट होल्डर कोई और है और चेक का ट्रू ओनर कोई और है, दोनों बैंकर्स को नहीं पता। इस सिचुएशन में अगर ये पेमेंट कर देते हैं तो लॉ कहता है कि दोनों बैंकर्स को प्रोटेक्शन हासिल है। किस चीज़ की प्रोटेक्शन? कि जनाब इनकी गलती नहीं थी, इनको नहीं पता कि किसका चेक है किसका नहीं, इन्होंने सिर्फ नाम देखा और अकाउंट होल्डर को देखा, दैट्स इट। ओके, देखिएगा जरा। A collecting or receiver or receiving bank is one who receives the payment of cross check on behalf of his customer, यानी कि HBL. If the collecting banker has collected a check on behalf of person whose title to the check was defective, HBL ने जैन अली खान के बिहाफ पे बैंक अल्फला से पैसे ले लिए, हालांकि चेक किसका था? जैन अली अहमद का था। ट्रू ओनर का डिफेक्टिव जो टाइटल था वो डिफेक्टिव था। The collecting banker would be protected and would not be held liable in conversion to the true owner, provided it proves that it acted in good faith and without negligence. तो ट्रू ओनर जनाब इसको आके नहीं कह सकता कि भाई साहब आपने पेमेंट क्यों कलेक्ट की, ये तो चेक आपका था ही नहीं, आपके क्लाइंट का। तो HBL क्या कहेगा? भाई साहब मेरे क्लाइंट का नाम है, मेरे क्लाइंट ने चेक डिपॉजिट करवाया तो मेरे क्लाइंट का ही हुआ। ओके, तो ये इसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए। काशिफ गेव अ check drawn on ABC Bank for rupees 10,000 to Munawar with account pay crossing. Another person named Munawar having account in XYZ Bank stole the check and presented to credit to his account. Then XYZ Bank sent the check for collection to ABC Bank. ABC Bank paid the amount in due course to XYZ Bank. XYZ Bank credited the amount to credit of fake Munawar in good faith and without negligence, who then withdrew the amount from his account. XYZ Bank shall be protected and would not be held liable to true owner. वही एग्जाम्पल जो हमने पहले कही थी पेइंग बैंकर के लिए, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? रिसीविंग बैंकर के लिए, ठीक है, या कलेक्टिव बैंकर के लिए, जो कलेक्टिंग बैंकर है। यहां तक किसी किस्म का मसला मसाइल ऑल ओके। अच्छा, अगर लेट सपोज बाज़-औक़ात क्या होता है कि बाज़-औक़ात बैंक्स जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, देखिए बेटा जब आप चेक क्रेडिट करवाते हैं तो 2 दिन का टाइम लगता है। मिसाल के तौर पर अगर आज मुझे ये चेक मिला बैंक अल्फला का और मेरा अकाउंट है HBL में, मैं जाके HBL को वो बैंक अल्फला का चेक दूंगा तो बैंक अल्फला पहले HBL पहले उसको वेरीफाई करेगा। एक दिन में उसकी वेरिफिकेशन, अगले दिन वो लेके जाएगा बैंक अल्फला के पास और तीसरे दिन मेरे अकाउंट में पेमेंट आएगी। 2 दिन कम से कम लगते हैं इस तरह के चेक को क्रेडिट होने में। समझ रहे बात को? अब
डिले हो जाता है 2 दिन के बाद तो वो कस्टमर वेट करता रहता है। तो कुछ बैंक हजरात इस तरह के होते हैं जो कहते हैं कि भाई साहब हम अपने कस्टमर को वेट नहीं करवाते, हम पेमेंट उनको पहले दे देते हैं, जाके बैंक से पैसे ले लेंगे। ठीक है, लेट सपोज कि जैन अली खान को जो चेक उसको मिला था वो मिला था तकरीबन 10 लाख रुपए का। अब इस 10 लाख रुपए की जो अमाउंट थी HBL ने बैंक अल्फला से लेने से पहले ही क्या कर दी, अपने अकाउंट होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ठीक है, और बाद में बैंक अल्फला के पास गया और बैंक अल्फला ने बाद में इसको पेमेंट की या नहीं की। अगर पेमेंट कर दी तो ठीक, अगर ये जाके रोला भी डाल ले कि भाई साहब ये वो बंदा नहीं है, ऐसे है वैसे है, तो इस सिचुएशन में भी HBL को कोई बंदा ये मना नहीं कर सकता कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। HBL को पेमेंट मिलनी ही मिलनी है। दोबारा सुन लीजिए, अगर कलेक्टिंग बैंक ने अपने क्लाइंट को उसमें बैंकर से, दूसरे पेइंग बैंकर से पैसा मिलने से पहले उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो फिर भी कोई बंदा HBL को पेमेंट करने से डिनाई नहीं कर सकता। बेशक ट्रू ऑनर जो है वो बैंक अल्फला के पास जाके बैठा हो, HBL उसके पास जाए पेमेंट लेने के लिए और ट्रू ऑनर कहे कि भाई साहब वो चेक मेरा था। इस सिचुएशन में भी HBL पैसे बैंक अल्फला से लेगा ही लेगा, क्योंकि HBL राइट पे है, क्योंकि चेक जैन अली के नाम का है और उसका अकाउंट होल्डर जैन अली है। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए, अंग्रेजी तरह पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी एग्जांपल देखते हैं। दिस प्रोटेक्शन ऑन द रिसीविंग बैंक इज अवेलेबल even if it credits customer's account with the amount of check before receiving payment thereof। पेमेंट मिलने से पहले उसके अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर कर देगा फिर भी इसको प्रोटेक्शन है, फिर भी इसको पेमेंट मिल जाएगी। एग्जांपल देखिए, काशिफ गेव अ चेक ड्रॉन ऑन, सेम, बिल्कुल सेम है, कोई एग्जांपल में फर्क नहीं है। फर्क एंड पे क्या है जी, बैंक ने क्या कर दिया, पहले पेमेंट कर दी, पेमेंट मिलने से पहले अपने अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए, दैट्स इट। ओके, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे से पूछ ले। इसके बाद देखिए जी, प्रोटेक्शन टू द बैंक क्रेडिट चेक क्रॉस्ड अकाउंट पे। अब यहां पे दोनों बैंकर्स की बात कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं एक दफा। सिमिलरली इफ द कलेक्टिंग बैंकर हैज कलेक्टेड अ चेक which does not at the time of delivery appear to be crossed account payee or to have had a crossing account payee which has been, कौन था? which has been obliterated or altered, the banker in good faith and without negligence collecting payment of the check and crediting proceeds thereof to a customer shall not incur any liability। इसी तरह कहता है कि अगर आपके पास जनरल क्रॉसिंग थी, सॉरी आपके पास अकाउंट पे की क्रॉसिंग थी और उस क्रॉसिंग को फॉर्ज करके खत्म कर दिया गया, इस सिचुएशन में भी अगेन जो आपका कलेक्टिंग बैंक है उसको प्रोटेक्शन हासिल है। इस सिचुएशन में भी कलेक्टिंग बैंक को क्या है, प्रोटेक्शन हासिल है। पहले जो उसने 2-3 पॉइंट बताए थे पेइंग बैंक के लिए बताए थे, अब जो 2-3 पॉइंट बता रहे हैं कलेक्टिंग बैंक के लिए बता रहे हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 15। अदील gave a check drawn on KLM Bank of ₹10,000 to Kamal with account payee crossing। The check was stolen by Kamil, who concealed the account payee crossing in such a way that the check appeared to have been crossed generally only। Kamil presented the check for credit to his account at XYZ Bank। XYZ Bank collected payment from KLM Bank and in good faith and without negligence credited to Kamil's account, who then withdrew the amount। XYZ Bank shall not incur any liability। कामिल ने क्या किया होगा, अकाउंट पे को फॉर्ज करके पीछे इंडोर्समेंट के साइन करवा के अपनी तरफ से और चेक दे दिया होगा कि भाई साहब ये चेक मुझे मिला है तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो उसके अकाउंट में बगैर किसी नेग्लिजेंस के बैंकर ने, अगर ये वाले बैंकर ने पैसे रिसीव कर लिए बैंक अल्फला से, तो इस बैंकर को आके कोई नहीं पकड़ेगा कि भाई साहब आपने गलत काम किया। ओके, इसके बाद आता है जनाब रेवोकेशन ऑफ बैंकर्स अथॉरिटी।
लेट्स सपोज अगर चेक इशू कर दिया जाए, क्या उस चेक की पेमेंट को रोका जा सकता है? तो हम कहते हैं जनाब बैंकर के पास पावर है, किस चीज़ की पावर है कि वो चेक को रोक सकता है, पेमेंट करने से रोक सकता है। कौन सी सिचुएशन में? नंबर 1 काउंटरमेंट ऑफ पेमेंट। काउंटरमेंट ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जनाब जो अकाउंट होल्डर है वो बैंकर को कॉल करके कहते हैं कि भाई साहब फलान चेक की पेमेंट नहीं करनी, तो बैंकर के पास पावर है कि उसकी पेमेंट नहीं करने देगा। क्लियर? जहां से इंस्ट्रक्शन मिल जाए अकाउंट होल्डर से पेमेंट ना करने की। नंबर 2, जैसे ही कस्टमर की डेथ हो जाए, जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाए, उसी टाइम उसके अकाउंट्स को क्या कर दिया जाएगा? सीज कर दिया जाएगा। ठीक है, जब तक के उस अकाउंट का जो लीगल ईयर है उसके अपॉइंट नहीं कर दिए जाते तब तक उसके अकाउंट को ओपन नहीं किया जाएगा। नंबर 3 कि जैसे ही कस्टमर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए बाय कोर्ट, उसी टाइम उनके अकाउंट को क्या कर देगा? वो सीज कर देगा, उसमें से पेमेंट नहीं होने देगा। तो तीनों के तीनों सिचुएशन आपके पास बैंकर के पास ये अथॉरिटी में शामिल है। यहां तक के मसले मसाइल। एक टर्म होती है बैंक ड्राफ्ट। ये बैंक ड्राफ्ट भी पहले ज़माने में इस्तेमाल होती थी, आजकल थोड़ी बहुत इस्तेमाल होती है। बैंक ड्राफ्ट है क्या चीज़? देखिए बेटा, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था। इसमें हम एक बंदा दूसरे बंदे को या एक बंदा किसी दूसरे बैंक को क्या कर रहा होता है? ऑर्डर दे रहा होता है कि भाई साहब क्या कर दो, ये फलां बंदे को पेमेंट कर दो। बैंक ड्राफ्ट के जो रूल्स हैं वो वही रूल्स हैं जो चेक्स के रूल्स हैं। जो भी चेक की रूलिंग हमने लीगल पॉइंट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे बैंक ड्राफ्ट के हैं। लेकिन एक इसमें फ़र्क है, क्या कि बैंक ड्राफ्ट जो है वो एक बैंक दूसरे किसी बैंक को लिखता है, या अपनी ब्रांच को एक ऑर्डर लिखेगा या फिर किसी दूसरे बैंक को ऑर्डर लिखेगा कि भाई साहब मिस्टर ए को पेमेंट कर दो। मिसाल के तौर पर मेरा बैंक है HBL और मुझे कर्जा चाहिए, कहाँ से? फैसल बैंक से। मैंने कहा कि भाई HBL भाई मुझे कर्जा चाहिए, लेकिन कर्जा फैसल बैंक से मुझे चाहिए, तो उसकी मेरा अकाउंट तो वहाँ पे नहीं है, फैसल बैंक मुझे नहीं जानता। आप ऐसा कीजिए, आप एक ड्राफ्ट लिख दीजिए, वो चेक के जैसे ही होता है ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट जिसको हम लोग कहते हैं। बैंक ड्राफ्ट के ऊपर HBL क्या कहेगा? फैसल बैंक भाई मिस्टर ए को पेमेंट कर दो, 3 महीने के बाद ये आपको पेमेंट कर देगा, अगर नहीं करेगा तो 3 महीने बाद मेरे से पैसे ले लेना। मतलब बैंक दूसरे बैंक को लिख रहा है कि मिस्टर ए को क्या कर दो? पेमेंट कर दो, 3 महीने के बाद पैसे मेरे से ले लेना आके। समझे बात को? दिस इज कॉल्ड बैंक ड्राफ्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैंक ड्राफ्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या था? एक पर्सन इंडिविजुअल किसी दूसरे पर्सन या इंडिविजुअल को कह रहा था कि भाई साहब फलां बंदे को पेमेंट कर दो, उसको हम लोगों ने क्या कहा? बैंक ड्राफ्ट। इसमें उसके बाद चेक आ गया, एक पर्सन किसी एक बैंक को कह रहा है कि भाई साहब फलां बंदे को पेमेंट कर दो, ये आ गया चेक। तीसरी सिचुएशन है बैंक ड्राफ्ट की कि अब इस दफ़ा एक बैंक किसी दूसरे बैंक को कह रहा है कि भाई साहब फलां बंदे को पेमेंट कर दो, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? बैंक ड्राफ्ट का। ओके, और इसके रूल्स क्या होंगे? वही रूल्स जो अभी हमने चेक में पढ़े। देखिए, द रूल्स रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ चेक आर ऑल्सो रेलिवेंट टू बैंक ड्राफ्ट एज इफ द ड्राफ्ट वर अ चेक। A bank draft is an order issued by one bank to another bank or on its own branch, instructing it to pay a specified sum of money to a specified person or his order. A bank draft is an instrument similar to check with following distinctions. इसमें जनाब 3 किस्म के फ़र्क है चेक से। पहला फ़र्क क्या है जी? पहला फ़र्क ये सिर्फ और सिर्फ एक बैंक दूसरे बैंक को लिख सकता है। चेक एक अकाउंट होल्डर बैंक को लिखता है, लेकिन इसमें क्या है जी? एक बैंक दूसरे बैंक को बैंक ड्राफ्ट लिखता है। दूसरा, ये कभी भी बेरर नहीं हो सकता। हमने चेक को लिखा था कि जनाब चेक बेरर हो सकता है, लेकिन बैंक ड्राफ्ट कभी भी बेरर नहीं हो सकता। तीसरा कि जनाब आपके पास जितनी आसानी से हम चेक की पेमेंट रोक सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट की पेमेंट हम उतनी आसानी से नहीं रोक सकते। ये 3 फ़र्क हैं आपके बैंक ड्राफ्ट में और चेक के अंदर। यहाँ तक मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम? ले जनाब, आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ख़त्म।